नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं निठारी कांड पर हमारा स्पेशल शो। नरभक्षी केवल एक शब्द नहीं है, गुनाह की दुनिया का एक ऐसा किरदार है जिसका नाम सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पसीना छूट जाता है। एक जिंदा इंसान बेजान शरीर को काट कर खा ले, इंसान के गोश्त को भून कर खा ले, इससे बड़ी हैवानियत नहीं हो सकती। कोई लाश के साथ शारीरिक रिश्ते बनाए, ये तो गुनाह की इंतहा है। कहने को ये दिमागी बीमारी है, लेकिन दूसरी तरफ किसी इंसान के वहशी हो जाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे वहशीपन और हैवानियत से भरे घिनौने गुनाह का इल्जाम था दो लोगों पर, मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली। 19 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुख्यात निठारी कांड हुआ था। बच्चे गुम हो रहे थे और पुलिस परेशान थी। फिर अचानक नोएडा के सेक्टर 31 की D5 कोठी पूरे देश में हॉरर हाउस बन गई। नहीं मार रही हो, देखो कितने मार रहे हैं। ये एक यूनिक केस था जिसमें कि एक आदमी जो है वो जो बच्चे गायब हो रहे थे, धीरे धीरे उनको जो है उनकी हत्याएं कर रहा था। और जब ये केस पूरी तरह से खुल के आया तो गाजियाबाद यूपी पुलिस ने उसको इनिशियली इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद वो केसेस जो है वो CBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए गए। तो हम लोगों ने उस टाइम में जो है वो हर इंडिविजुअल जिसको मारा गया उसके लिए अलग अलग केस जो है वो रजिस्टर किया। पूछताछ में निकला था कि 16 मर्डर हुए थे उस घर में। उसमें 3-4 लेडीज़ थी, मेल मतलब मैच्योर लेडी थी, बच्चे भी थे उनके, मेजर थी और बाकी बच्चे थे छोटे छोटे। उसमें ज़्यादातर फीमेल थी, लड़कियां। तो पूरी इंटरोगेशन में ये पता लगा कि जो मोनिंदर सिंह पंढेर है वो थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी था। वो मर्डरों से उसका कोई मतलब नहीं था। मर्डर सब जितने भी थे सुरेंद्र कोली ने ही किए थे। उसने ही बताया था कि मर्डरों में जो बच्चों के कपड़े हैं वो यहाँ पड़े हैं, हड्डियाँ वहाँ फेंकी, ऐसे मर्डर किया। तो ब्लड भी जो उसका बाथरूम था, उसकी जो पाइप थी उसमें ब्लड भी रिकवर हुआ था। DNA भी जो हड्डियां बरामद हुई उनका DNA भी मैच किया, CBI ने कराया। हम पे तो पूरी विवेचना नहीं रही थी, इंटरोगेशन ही तक थे हम लोग। उसके बाद विवेचना चली गई थी CBI को। तो बाद में पता लगा कि DNA भी मैच हुआ है बच्चों का और उनके रिलेटिव्स का। नंबर 1 फैक्ट, ये सारा डिटेक्शन होता है कि उसी घर के बैकयार्ड में जो बहुत संकड़ी सी जगह थी वहाँ पे कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। एक्सीडेंटली कह दो या इंसिडेंटली कह दो, वहाँ पे मिलती है। पूरी कहानी में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मीडिया का ध्यान जाने के बाद में केस CBI को ट्रांसफ़र होता है। CBI फिर हमसे कांटेक्ट करती हैं और फिर हम और CFSL सेंट्रल फोरेंसिक्स के तो डायरेक्टर जो हैं और बाकी अधिकारी उनके जितने भी हैं, हम सब मिलके और मेरे भी डॉक्टर्स जो हैं हम वहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं। उससे पहले भी ही पहुँच गए थे हम मौके पे, फिर वो लोग भी हमको ज्वाइन कर लेते हैं।
और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि भी अगर यहाँ इतनी हड्डियाँ मिली हैं तो बाकी के कहाँ गए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। सारा घर को देखा गया, सब कुछ देखा, कहीं कुछ था नहीं। और उसी वक्त इंस्पेक्शन करते वक्त हमको थोड़ा आइडिया हुआ कि जो सामने का मेन गेट है उसके आगे नाला है जो ढका हुआ है पूरा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा छेद है। तो वहाँ से लगा कि शायद हो सकता है इस छेद से बाकी की जो बॉडीज है, वो पार्ट हैं, वो डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हों। तो उसी हिसाब को करते हुए उस नालियों को जब देखा गया, आसपास के घर के नाले जो उनको खोला गया, तो वहाँ से कुछ और हड्डियाँ मिली। अब हमारा शक पक्का हो गया कि यहाँ से सब कुछ डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो हमने तय किया कि इस पूरी नालियों को वहाँ तक जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे और ढूंढते गए। और फिर क्योंकि एक हड्डी एक हैवी चीज़ होती है और कोई भी हैवी चीज़ एक नाली में चलते चलते जब बड़े नाले में जाती है तो बड़े नाले का एक सम्प होता है, वो सम्प में जाकर सेटल हो जाता है जो भी हैवी मेटल होता है। बोन्स एंड टिश्यू जो भी हैं वो हैवी हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, सम्प में जाके उसके नीचे सेटल हो जाते हैं, जिससे कि वो ये अरेंजमेंट इसलिए होता है कि जिससे जो फ्लो है नाली का वो नहीं रुके। तो वहाँ इकट्ठी तो हमने फिर रिक्वेस्ट किया कि भाई नोएडा अथॉरिटीज़ से कि भाई आप बताएं कि इसका सम्प कहाँ पे है। उन्होंने सम्प को लोकेट करके बताया। वहाँ तक की सारी नालियों का और ड्रेनेज का जितना भी है हम लोगों ने चेकअप किया और फिर सम्प में से सारा नीचे का मटेरियल नाला बंद करवा करके जो सेडिमेंट था वो सारा सेडिमेंट निकाल करके उसको बिल्कुल के चुन करके और वहाँ से करीब 800 बोन्स और ह्यूमन टिश्यू के जो है वो हमने कलेक्ट किए। में फरवरी से अक्टूबर महीने में नोएडा की इस पुलिस चौकी में ऐसे मां बाप की संख्या बढ़ने लगी थी जिनके बच्चे गायब हो रहे थे। बच्चे घर से निकलते थे, फिर सेक्टर 31 में बनी D5 कोठी के पास आकर गायब हो जाते थे। चौकी और कोठी के बीच हलचल थी, माहौल में बेचैनी थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में वैसी गर्मी नहीं थी जो 29 दिसंबर 2006 के बाद आई। D5 कोठी के बगल में बने नाले को खोदने के लिए बड़ी पीली मशीन आई। मशीन के दोनों ओर भारी भीड़ जमा हो गई थी। भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की फॉरेंसिक टीम नाले से मानव अंग खोज रही थी। एक एक करके 800 टुकड़े इकट्ठा किए गए, जिसमें 5 सिर, हड्डी, टिश्यू थे। ये 21 लोगों से जुड़े थे। इसमें से 17 शरीर जोड़े गए, जिसमें से 15 महिलाओं के थे। इनमें से 17 की उम्र तय हो पाई, 14 के स्ट्रक्चर की लंबाई तय हो गई, 8 डेड बॉडीज की पहचान हुई। 180 दिन तक लैब में रिसर्च चलता रहा, जिसके बाद हड्डियों को जोड़कर 8 डेड बॉडीज के कंकाल तैयार किए गए, जिन्हें अब आप बारी बारी से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली डेड बॉडी, दूसरी डेड बॉडी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं डेड बॉडी। जिन 8 शरीर की पहचान हुई, उनके नाम अंजलि उर्फ अल्लादी, दीपाली, पिंकी,
रचना, मधु, ज्योति, आरती, रिम्पा हैं। इनकी पहचान डीएनए के आधार पर की गई। बंगाली साड़ी लेकर इसके घर में डरोलों में से, किचन में से, इसने खुद पुलिस वालों के सामने कबूला है कि मैंने बच्चे मारे, मैंने ये औरतें मारी। औरतें भी ही, बच्चे भी है, बहुत लोग। इन्हें तो इतनी बड़ी सजा मिल रही है इस केस में, वो ही उम्मीद ही। आज हमें ये नहीं पता था कि ये बेकसूर है। गई थी पीके इसके कोठी के पीछे पीको कराने, तो क्या कहते दुपट्टा एक पीको कराने गई थी। फिर वो क्या कहते कि आधा घंटा हो गई, आई नहीं। तो मैं बोला पता नहीं, ज्योति गई थी अभी आई नहीं। मैं गई, उससे पूछा, हम कहीं दुपट्टा पीको कर दिया क्या? कह रही नहीं, लड़की आई थी लेके गई नहीं घर। हम कहीं अभी नहीं पहुंची है लड़की। तो कह रही वो तो तुरंत चली गई थी। मुनिंदर सुनिंदर गेट पे खड़े थे। 36 बार पूछा, हमारी बेटी को देखा, मेरी बेटी को देखा? करा मैंने नहीं देखा। ताकि कपड़े चप्पल सब इसी के घर के अंदर मिले। चप्पल नहीं, हमारे घर वाले ने कूद के निकाले हैं। आपको तब कैसे शक हुआ कि अंदर हो? पायल को पकड़ के ले गए थे। बड़ी पायल थी नंदलाल की लड़की, उसका चप्पल और कपड़े लेके पुलिस रात में चली गई। तो दोबारा हम कहीं आएगी, हमारे घर वाले सोचे दोबारा आएगी पुलिस, जांच करेगी, नहीं आई। तब कूदे है उसके घर। तब जाके ढूंढने लगे, पहले पीछे झाड़ी में तो 3 सर मिले, फिर आगे ढूंढने लगे तो पूरा बॉडी, जैसे रात को काटी ना 4 बजे उसको, तो पूरी बॉडी थी। ये जोड़ निकले हुए, ये जोड़ निकले हुए, ये यहाँ से ये से सारे। उनका डीएनए किया गया और डीएनए करने के बाद में फिर एक पब्लिक अनाउंसमेंट के भाई जिसके भी बच्चे गायब हैं या बच्ची गायब है, वो हमारे पास आकर के और अपना डीएनए सैंपल दे सकती हैं। तो वो काफ़ी लोग आए, हमने इनका डीएनए सैंपल लिया और उसमें से 8 लोगों के, यानी कि 8 लेडीज़ के सैंपल जो हैं वो मैच कर गए डीएनए से। लेकिन उन सबको बता दिया गया कि आपके बच्चे की या आप बच्चे की, लड़के की डेथ हो चुकी है, वो मृतप्राय हैं, उनकी हड्डियां हैं। तो मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई हमारी कोई कमी थी। हमने तो एस्टेब्लिश किया कि हाँ ये वो घर है जिसके पिछवाड़े में हड्डियां जो मिली, उसके बाद उसी घर से लेकर के संप तक जो हड्डियां और टिश्यू हमें मिले वो ह्यूमन थे। उसमें 21 ह्यूमन बीइंग्स थे, फीमेल थी ज़्यादातर। इस तरह से करके हमने तो अपना काम पूरा किया है। मेरा काम तो यही था, हमें जो टास्क थी वो ये थी कि यस, मैं आज भी कहता हूँ कि उस घर के अंदर मारा गया है, उस घर के अंदर वो सब औरतें आई हैं। और जो एविडेंसेस भी पुलिस ने हमें बताई थी या सीबीआई ने बाद में बताई कि लड़कियां उस घर से एक पहली दुकान तक जिंदा देखी जाती थी और वहाँ से वो गायब, फिर आगे उसके गायब हो जाते थे। और जो हिस्ट्री हमें बताई गई, हमने साइकोएनालिसिस भी किया था उसका, दोनों पांढेर का और उसका, और जो उन्होंने हमको बताया वो सब जो है सब मेल खाता था, वो सब आपस में कोरिलेट अच्छी तरह से हो रहा था। फोरेंसिक जांच सीबीआई और पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उन परिवारों के लिए बेहद खौफनाक खबर जो अपने बच्चों को खोज रहे थे। एफएसएल और एम्स की टीम ने बिजली गिरा दी। गुमशुदा की लिस्ट में लिखे 17 नाम के सामने मृतक लिख दिया। अब तक माँ बाप एक उम्मीद में थे कि शायद उनके बच्चे मिल जाएं, लेकिन अब उनकी ये उम्मीद खत्म हो गई थी। अब सबके सामने D5 कोठी में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली दानव जैसे दिखने लगे थे। अब इन दोनों के इर्द गिर्द
जितनी कहानियां चर्चित थीं, सब उन बेचारे माँ बाप को अपने बच्चों का सच लगने लगी। नहीं मार रही हो, देखो बच्चे मार रहे। एनडीटीवी इंडिया की टीम को निठारी फॉरेंसिक जांच की फाइल से बहुत अहम दस्तावेज मिले। ये 19 साल बाद लोगों के सामने आ रहे हैं। इनकी मदद से निठारी केस में गुम लड़कियों की हत्या को साबित करने का दावा किया गया था। भूरे बालों से पायल की पहचान हुई थी। नंदा की पहचान एक धागे से हुई। पिंकी की पहचान काले रंग के हेयर क्लिप से हुई। रिम्पा की पहचान बटन से। मधु के बालों का जूड़ा या गुच्छा ही उसकी पहचान का सबूत बना। तस्वीरें तो करीब 1000 हैं, लेकिन उन्हें देखना और दिखा पाना दोनों बहुत दर्दनाक है। इसलिए आपके सामने वही तस्वीरें रखी हैं जो देखी या दिखाई जा सकती है। निठारी की D5 कोठी इस वक्त बुरी हालत में है। ठीक 19 साल पहले यही कोठी देश और दुनिया में खौफनाक किस्सों का एपिसेंटर हुआ करती थी। उस वक्त देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। आपको बता दें कि केंद्र में उस वक्त यूपीए की सरकार थी, वहीं यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। निठारी के जो पीड़ित हैं वो पुलिस जांच पर भरोसा नहीं कर रहे थे। विपक्ष में बीजेपी थी जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने इसे छोटी मोटी घटना कहा था, जिसके बाद हंगामा मच गया था। एनडीटीवी आर्काइव्स में 19 साल पहले की वो हलचल देखने को मिलती है। निठारी जैसी छोटी सी जगह में उन दिनों नेताओं का मेला लगा रहता था। सोनिया गांधी, वृंदा कारन, शिवपाल यादव और दूसरे दलों के नेता यहां पहुंचते थे। निठारी के आधार पर केंद्र सरकार ने महिला और बाल कल्याण मंत्री रेणुका ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी। राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मैं जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस के साथ खड़ी थी। सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम कानूनों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने पंजीकरण कराने में एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया है और खोए हुए माता पिता को डर था कि पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार करेगी और बच्चों के साथ अपमानजनक बातें करेगी। घटना तब तो ये है ही, और घटना छोटी मोटी घटना होती रहती है। वो बोलने का तरीका गलत हो गया, ये सही है। फिर मैंने उनको समझाया भी कि सीधी कहते कि हमें गंभीर घटना है निठारी की, अफसोस है, जघन्य अपराध है। निठारी केस में पहली रिपोर्ट इसी पुलिस चौकी में दी गई थी और इसी पुलिस चौकी में उस दौरान जो है खतरा भी मंडराता था, क्योंकि लोग काफी गुस्से में थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। निठारी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बच्चों के जो माता पिता हैं वो घबराए हुए थे, आक्रामक थे। यहाँ तक कि लोग वकील भी गुस्से में थे। और आपको बता दें, निठारी में जगह जगह यहाँ पर पुलिस की तैनाती थी। पंधेर और कोली की जान को भी खतरा था उस दौरान। 2009 से 12 के बीच कई हमले भी हुए और एक बार कोर्ट में पेशी के दौरान उन पर ऐसा हमला हुआ कि लगा कोली और पंधेर का बचना मुश्किल है। 13 फरवरी 2009 में जब गाजियाबाद के विशेष सीबीआई कोर्ट ने रिम्पा हल्दर केस में कोली और पंधेर को फांसी की सजा सुनाई, उसके बाद दोनों को लेकर पुलिस बाहर आई तो भीड़ ने हमला कर दिया। मुनंदर सिंह पंधेर बेहोश होकर गिर गया। पुलिस वाले ने उसके ऊपर लेटकर उसकी जान बचाई। कोर्ट में निठारी का केस इतने लंबे वक्त तक चला जिसमें एक आदमी बालिग हो जाता है। मतलब कि देश में पूरी एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। जिन लोगों ने निठारी केस को बालिग उम्र में देखा वो अधेड़ उम्र को पहुंच गए और जो अधेड़ थे वो बूढ़े हो गए। लेकिन कोर्ट में जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा,
देश को निराशा के नए नए चेहरे देखने को मिले। चाहे जांच हो, चार्जशीट हो, आरोप तय होने हो, ट्रायल चला हो या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और फाइनल फैसला हो, हर सीढ़ी पर देश चौंका। कोहली की रिहाई के बाद तो हैरानी और निराशा की हर सीमा टूट गई। लोगों ने जिन दो चेहरों को खौफ और वहशीपन का पर्याय मान लिया था, वो दोनों बरी हो गए थे। 12 नवंबर 2025 सूरज डूब रहा था, अंधेरा हो चुका था। 7:20 पर गाजियाबाद की लक्सर जेल के बाहर देश ने सुरेंद्र कोहली को देखा। वो 18 साल बाद जेल से रिहा हो गया था, जिसे निठारी का नरभक्षी, निठारी का प्रेत और न जाने क्या क्या कहा गया। वो हर आरोप से बरी होकर अपने वकील के साथ आजाद निकल गया। आरोप के समय उम्र थी 30, जब बरी हुआ तो 48। कोहली का चेहरा बदल गया और पीड़ितों की जिंदगी। 19 शरीर के अवशेष मिले, 16 मुकदमे चले, 3 में बरी हुए, 13 में सजा हुई, 8 में फांसी, बाकी में उम्र कैद। लेकिन 19 साल बाद हर केस से बरी, पहले मोनिंदर सिंह पंदेर, फिर सुरेंद्र कोहली। शव के साथ मर्जी विरुद्ध संभोग का गुनाह, अपहरण, हत्या, बलात्कार सबूत मिटाने का गुनाह, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दोषी सिद्ध। 8 बार मौत की सजा, 8 बार दया माफी की अर्जी खारिज। मौत की सजा में सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं, मौत की सजा में राष्ट्रपति से माफी नहीं। फिर अचानक 19 साल बाद हर केस से मुक्त, फांसी माफ, उम्र कैद माफ, सब कुछ साफ, कोहली बरी। पुलिस, सीबीआई, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग की जांच के बावजूद बरी। कोर्ट ने फांसी दी और कोर्ट ने ही मुक्त कर दिया। साल 2006 दिसंबर का महीना और ये नाला निठारी केस में बहुत अहम है। शुरुआत होती है पायल नाम की लड़की से, जो नोएडा के सेक्टर 19 में रहती थी, जिस पर आरोप था कि वो एस्कॉर्ट सर्विसेज का हिस्सा थी और मोनिंदर सिंह पंदेर को सर्विस दिया करती थी। पुलिस ने जांच शुरू की और एक रिक्शे वाले से पायल का फोन जो है वो बरामद किया गया, जिसमें सुरेंद्र कोहली का सिम डला हुआ था। फिर क्या था, पुलिस, यूपी पुलिस पहली बार D5 कोठी के बाहर पहुंची और इसी दौरान पुलिस को लगातार निठारी के बच्चे गायब होने की शिकायतें पहुंच रही थी। लेकिन पायल का केस और बच्चों के गुमशुदगी का केस अलग अलग माना जा रहा था। पुलिस ने पायल की तलाश में यहाँ पर आपको बता दें जो नाले की खुदाई शुरू की और फिर सामने आई निठारी की हॉरर स्टोरी धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई और जिससे पूरे देश में कोहराम मच गया। 11 जनवरी 2007 निठारी का केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने केस का जिम्मा संयुक्त निदेशक अरुण कुमार को सौंप दिया। सीबीआई ने एम्स की फॉरेंसिक टीम को बुलाया, एफएसएल की मदद ली गई। नाले की खुदाई बड़े पैमाने पर शुरू हुई। नाले से मानव अंग निकालने के साथ ही निठारी पूरे देश में जलती हुई आग बन गया था। अब पंदेर और कोहली के बारे में एक एक करके रोज एक नई कहानी सामने आने लगी। कन्फेशन अपना कन्फेशन था और एक मेंटल, हम लोगों ने जो साइकियाट्रिस्ट थे उन लोगों से बात की तो एक मेंटल कंडीशन होती है जिसको नेक्रोफिलिया कहते हैं, नेक्रोफिजिया कहते हैं। ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें खास करके वैसे लोगों को पाया गया है कि जो कब्र वगैरह खोदते हैं या कब्रगाह में रहते हैं, उनमें ऐसी चीज़ों को पाया। मतलब चूंकि हम लोगों ने इंटरनेशनली पूरा कॉन्टैक्ट किया, इंटरपोल से सारे डिफरेंसेस केस के सारे चीज़ें सर्कमस्टांसेस जो है पूरे वर्ल्ड में भेजे एंड वी गॉट सम रेफरेंसेस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इस टाइप की कंडीशन जो है वो होती है, रेयर नहीं है, एक आध कहीं होती है और उसमें ये पाया जाता है। बट ये तो उसने कहा, हमने तो ना इसके लिए कोई अलग से सजा तो नहीं है। मतलब टू हैविंग इंटरकोर्स विद अ डेड बॉडी और ईटिंग, मतलब कैनिबलिज्म कोई अलग से हमारे क्राइम तो नहीं जिसको हम अलग से चार्जशीट करते। बट ये सारी कहानियां मीडिया में आई और कुछ कन्फेशन में उसने वो चीजें कही, दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग। हमें तो इस साफ नज़र उसमें आ रहा था कि भाई जो कोहली जो है वो साइकोपैथिक ट्रेट्स उसमें हैं और सेकेंडली नेक्रोफिलिया और नेक्रोफेजिक फेज भी है, मतलब सिम्टम्स भी उसमें हैं, मतलब सफ़र कर रहा है वो नेक्रोफिलिया और नेक्रोफेजिया से। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझें। नेक्रोफिलिया होता है एक डिज़ायर टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए डेड बॉडी और नेक्रोफेजिया होता है ए डिज़ायर टू ईट द बॉडी पार्ट ऑफ द डेड बॉडी। तो हमारी इंट्रोगेशन में यही हुआ था कि भाई सब मर्डर
सिर्फ कोहली ने किए हैं। और उसका कारण हो सकता है पंडेर रहा हो, या पंडेर की जो आदतें थी उनको देख देख के वो अकेला रहता था, वो साइको हो गया। जब ये बात खुली और एसएसपी को बताई कि इसमें पंडेर का कोई हाथ है नहीं, तो बड़ी उलझन में ये हो गए कि प्रेस में और पूरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये पूरा छाया हुआ था कि 2 ही मर्डर करते और आदमियों को खा जाते हैं, जब खाने ऐसी कोई बात नहीं थी। एक बच्चे का हार्ट उसने खाया था सुरेंद्र कोहली ने, और वो भी खा नहीं पाया था, बता रहा था वो खाते उल्टी हो गई थी। तो तमाम बातें थी। अब इतना हो गया था पूरे देश में कि भाई यदि ये मर्डरों में नहीं है तो उसको छोड़ा कैसे जाए, और 16 मर्डरों में गलत चालान भी कैसे किया जाए। तब ये तय हुआ था कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, इनका ब्रेन मैपिंग कराई जाए और लाई डिटेक्शन टेस्ट कराया जाए। सीबीआई और यूपी पुलिस दोनों की जांच एक समय के बाद पंडेर और कोहली के नार्को, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर आकर रुक गई थी। तो फिर इन दोनों को गुजरात ले जाया गया और निठारी के सच की खोज शुरू हुई। 9 अप्रैल 2008 को सीबीआई ने निठारी केस में चार्जशीट फाइल कर दी। 19 मामलों में एफआईआर थी, 17 केस में चार्जशीट हुई। ट्रायल शुरू हुआ। 13 फरवरी 2009 गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने निठारी से गायब बच्ची रिम्पा हल्दर के केस में पहली बार कोहली को मौत की सजा सुनाई। 2010 से 2012 के बीच अन्य मामलों में भी मौत की सजा दी गई। फरवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उसकी सजा बरकरार रखी। अक्टूबर 2014 सजा पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2014 में राष्ट्रपति ने दया की अर्जी खारिज कर दी। 2015 में हाई कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। वजह बनी दया याचिका में हो रही देरी। 2021 हाई कोर्ट ने एक मामले में बरी किया। 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 केस में बरी कर दिया। 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की तरफ से दायर क्यूरेटिव पिटीशन के जवाब में उसे अंतिम रूप से रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच बहुत लंबी चली। जांच एजेंसियां बिना शक के आरोपियों को दोषी साबित नहीं कर सकी। जहां तक क्रिमिनल लॉ का सवाल है तो वो किसी के निजी विश्वास या कल्पना के आधार पर नहीं चलता है। जांच एजेंसियों का शक किसी आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता है। जहां तक जांच एजेंसियों की बात है तो उनकी लापरवाही और देरी के चलते केस कहीं ना कहीं बिगड़ा। क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया, जो मटेरियल विटनेस है उसको नजरअंदाज किया गया, जो डिस्क्लोजर है उसको देरी से रिकॉर्ड किया गया, मानव तस्करी का एंगल जो है उसको नजरअंदाज कर दिया गया। यही कारण है कि लंबी जांच के बावजूद दोषी जो है, सही दोषी पहचान उसकी नहीं हो सकी। जगह पे यदि मैं कह रहा हूँ कि यदि सबूतों को लेने में देर हुआ या सबूत खराब थे तो उस पे आप यदि एक मैट्रिक्स बनाइए कि ये 12-13 कोर्ट और किन किन जजों ने जो है वो किया, तो इसने जो है वो कन्विक्ट कर दिया, इसने सजा दे दी, इसने सबने जब सजा दे दी तो एविडेंस ठीक था, और एक आदमी जब पलट दिया तो सारे एविडेंस गलत हो गए। वही कोर्ट का लेवल हाई कोर्ट था, कोर्ट का लेवल सुप्रीम कोर्ट था, वहां भी माननीय जज थे जिन्होंने इसको अपहेल्ड किया था। उस टाइम तक सही था, और एकाएक अभी बदल गया तो कंसिडरेशन क्या है? एविडेंस है क्या? नहीं, कंसिडरेशन कुछ और है। इतने सालों के बाद एक पर्टिकुलर सेट ऑफ केस में आप कहते हैं कि गलत है और इस एविडेंस खराब हो गए, अब इस एविडेंस को पलटो और उसके बाद उसको कहो कि तुम क्यूरेटिव पिटीशन डालो कि जो हम पहले जिसमें कन्विक्शन है उसमें हम आपको छोड़ देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम इन सुप्रीम। कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो बहुत ही सही निर्णय है। कोई सबूत था ही नहीं उसके खिलाफ सिवा उसका 164 सीआरपीसी का बयान और नार्को टेस्ट के आधार पर उसको सजा की गई। कैसे सपोर्टिव एविडेंस थे कि उस कैंपस में जहां ये रहते थे वहां उसने बताया कि यहाँ पे हमने सर फेंका है, यहाँ पे हमने धर फेंका है, यहाँ हमने काटा है, यहाँ से हम चाकू लाए। जजमेंट में एक वर्ड आता है कि ये विश्वास नहीं होता है कि कोई आदमी जो है वो इतनी आसानी से इतने लोगों को काट सकता है। हमें भी ये डाउट हुआ तो हम उसको ले गए एम्स फॉरेंसिक साइंस में, से उसने काटा और काटना बताया कि बॉडी को कैसे जल्दी से काट के बोरा में पैक कर सकते हैं। एवरी डॉक्टर वाज एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट, सारी टीम थी फॉरेंसिक की, दे वर सरप्राइज्ड कि ही हैज मच बेटर नॉलेज ऑफ एनाटॉमी देन अ कॉमन ह्यूमन बीइंग। उन्होंने भी ये सवाल रखे थे कि हड्डियां कटती किस चीज से? बराबर वेपन दिखाया गया कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से हड्डी जब काटेंगे तो वो छितरेंगे हड्डियां, वो कटे हुए मिले। फिर उन्होंने आगे का ब्लेड रख दिया तो जो हड्डियां कुछ थी वो एंकल में से एंकल निकली हुई थी, और जो डॉक्टर थे
उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा एक एंकल हड्डी में से केवल एक एक्सपर्ट व्यक्ति ही निकाल सकता है। सीबीआई सुरेंद्र कोहली को लेके गई थी पीसीआर पे पुलिस कस्टडी रिमांड पर कि हमें इससे कोई चीज बरामद करानी है, और वहां पर जाकर उन्होंने दिल्ली के अंदर स्टेट चेंज करके वहां पर कोर्ट में पेश कर दिया कि ये बयान कराना चाहता है। यदि 164 का बयान ही दर्ज करना था उसका सुरेंद्र कोहली का, तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना चाहिए था। आपको में उन्होंने कहा कि जैसे इसको काफ़ी दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया, तो इसका जो कन्फेशन है वो कन्फेशन जो है वो रिलायबल नहीं है। इसमें एक चीज़ कहा गया कि उसका जो है गाजियाबाद में कन्फेशन कराना चाहिए था, या फिर जो है वो दिल्ली में क्यों कन्फेशन 164 सीआरपीसी का कन्विक्शन जो एडमिसिबल और लॉ में है उसके मजिस्ट्रेट के बारे में एक प्रश्न उठाया गया उस जजमेंट में। और जो लॉ कहता है कि आप कहीं भी कन्फेशन रिकॉर्ड करा सकते हैं, और ये यदि हमसे पूछा जाए कि हमने गाजियाबाद में क्यों नहीं कराया और यहाँ कराया, तो आप उन दिनों को याद करिए कि उन दिनों कोर्ट में जाते ही जो है वकील पब्लिक इन लोगों को मारने लगती थी। कितनी बार हम लोगों ने इनको बचाया है, मारते मारते बच गए हैं ये लोग। तो ये लगा कि हमें दिल्ली कोर्ट सेफ लगा बजाय कि गाजियाबाद कोर्ट के, जहाँ उन पर अटैक हो रहे थे। इसलिए हमने दिल्ली में के कोर्ट में कराया, लीगली कराया, और उसी 164 सीआरपीसी के जो एविडेंस है कन्फेशन का, उसको इतने सारे जजेज ने माना, उस पर कन्विक्ट किया। हाई कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना, सब ने माना। उसी सेट ऑफ एविडेंस, चाहे ये हो, चाहे कन्फेशन हो, चाहे चेन ऑफ जो एविडेंस है उसका कलेक्शन है, या फर्द बनाना है, जो कुछ भी प्रश्न उठाए जा गए उस जजमेंट में, वो सारे कोर्ट्स ने, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पहले मान के उसको कन्विक्ट कर दिया। अब उसमें ऐसी क्या खामी एकाएक कितने सालों बाद आ गई, आप कह रहे हैं कि ये जो है ठीक नहीं है। और निठारी केस जब सामने आया था तो दो आरोप सबसे ज्यादा दहलाने वाले थे। पहला ये कि आरोपी कोहली पहले हत्या करता था फिर रेप, और दूसरा ये कि कोहली हत्या करता था और फिर उनका मांस खाता था। कानून में इन दोनों आरोपों के लिए कोई अलग सजा नहीं है, लेकिन इंसान की सोच में ये दोनों बातें बहुत अलग और असर छोड़ने वाली साबित हुई। एक तरह से देखें तो ये दोनों ही आरोप साबित भी हुए लेकिन खारिज भी हो गए। नतीजा ये है कि 19 साल के संघर्ष के बावजूद पीड़ित परिवार इंसाफ के सफर में वहीं खड़े हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को खोने वाले माँ बाप बहुत साधारण लोग थे, छोटा मोटा काम करके परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वो ये जानते हैं कि उनके बच्चे कत्ल हुए, लेकिन उनका कातिल कौन है वो नहीं जानते। क्या कहेंगे मैडम, बहुत दुख है। इतने साल से हम तो इसी आस में जी रहे कि न्याय मिलेगा। उम्र कैद में वो दोनों जेल के अंदर रहेंगे। पैसा की वो ताकत है कि वो तो बेकसूर है गए सब जगह। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएं, किसका सहारा लें जब जाके न्याय मिले। बेकसूर वो बताए हैं वकीलों ने, कोर्ट ने, तो फिर कसूरदार कौन है? किसने हमारे बच्चे मारे? इतनी बुरी तरह से हत्या भई है उन लोगों की, खुद इसने कबूला है। डॉक्टर भी बता रहे हैं, हमने टीवी में देखा है, दो को उन्होंने बयान दिए हैं कि उसने तो सबके रबड़ तक, सर की जूड़ा तक पहचान लिए। किस टाइम मारा है, क्या खाया, क्या पकाया, सब कुछ बताया है। इतना इसका तो अंदर दिमाग है। पुलिस वालों ने लापरवाही करी कि उन पर कोई धारा नहीं लगाई, इसी मारे बेकसूर बोल रहे हैं। दोनों कसूरदार है, सबसे ज्यादा वो है नौकर। निराशा अविश्वास को जन्म देती है। पीड़ित परिवार इंसाफ के हर दरवाजे को खटखटाने के बाद सोच नहीं पा रहे कि अब क्या करें। शायद उन्हें किसी चमत्कार या ईश्वरीय इंसाफ का ही भरोसा रह गया है। निठारी में अब गिने चुने पीड़ित बचे हैं। सीडी बनी है कबूलनामा की पंडेर की, लेकिन अब बता रहे कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं हमारे पास आए हुए है। प्रूफ नहीं हो तो जेल में कैसे रखा? फिर बगैर प्रूफ के जेल में डाल देते हैं किसी को भी। अब क्या उम्मीद है आपको?
अब उम्मीद से भगवान से उनका नाश होगा, चाहे जितने वो पैसे वाले हों, कोढ़ी अपाहिज होंगे और बुरा हाल होगा, नाश हो जाएंगे वो। ये बूढ़े आदमी की बददुआ है, ये नाश हो जाएंगे। जैसे हम तड़प रहे हैं ऐसे वो तड़पेंगे, और जितने उसके मदद करने वाले हैं उनका भी बुरा हाल उससे ज़्यादा होगा। आप ये सोच लो, चाहे कोई भी हो, हम देखा नहीं लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, कौन अन्याय कर रहा है, कौन न्याय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले में एक बात पर बहुत जोर दिया गया, और वो है मानव अंगों की तस्करी का एंगल। केस में कोहली के वकील भी इस बात पर जोर दे रहे थे। वर्ष 2007 में केंद्र सरकार के महिला एवं शिशु कल्याण मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसे मंजुला कृष्णन हेड कर रही थी। उस कमेटी ने भी निठारी केस में मानव अंग की तस्करी का एंगल एक्सप्लोर करने की सिफारिश की थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कोहली के वकील भी उसके बचाव में मानव अंग की तस्करी का एंगल उठा रहे थे, लेकिन सीबीआई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बहुत बड़ा रैकेट था ये। 8 साल से ऊपर के बच्चे के अंग जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। 10 साल के बच्चे की किडनी लीवर काम बेहतर करते हैं, जो डॉक्टरों का कहना है, हमारा नहीं, हम डॉक्टर नहीं है। तो वही तो बच्चे मिसिंग हुए 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल 16 साल जिनके वो थे। तो वो रैकेट था, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आई, ना सीबीआई की आई, ना सीबीआई ने कभी गौर किया कि यहाँ ये कांड भी हुआ था। D3 कोठी है, D5 में पनीर की है। D3 में कौन रहता था? डॉक्टर रहते थे, जिसमें रैकेट हुआ था, जिसमें केस दर्ज हुआ था उसमें, और सारे डॉक्टर जेल गए थे इसी मामले में। रैकेट में बच्चों को मिसिंग मानववध, और उसमें बच्चों का मिसिंग होना, और ये जो अंग प्रत्यारोपण में पूरा रैकेट पकड़ा गया। उस केस को इससे नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया, बहुत दूर रखा गया। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन कहने को तो आपके मीडिया ने लिखा कि पंढेर के घर से नोएडा मेडिकल सेंटर तक एक वो है सुरंग, और उस सुरंग से जो है वो ये काटता था और उस मेडिकल सेंटर में पहुंचाया जाता था। कहाँ पे कहाँ पे ये बात आई जहां पर कि आदमी को गला काट के काटा जा रहा था, वहां के और नाली में फेंका जा रहा था, तो उस ऑर्गन को ले जाके कहां बेच रहा था? बाजार कहां था उसका? मार्केट कहां था? और क्या ऐसे ऑर्गन काट के किसी पे लगाया जा सकता है? ये इस तरफ ये बात ही करनी कितनी बेमानी है। ये कोई लॉजिकल, कोई साइंटिफिक बात हो सकती है कि जिस कंडीशंस में निठारी केस ऑफ मर्डर्स हुए हैं, उस केस में ऑर्गन ट्रेडिंग की तरफ देखा जाना चाहिए? क्यों देखा जाना चाहिए? कुछ भी कोई कह दे तो क्यों? हो ही नहीं सकता। It's just not possible. नोएडा के सेक्टर 31 की यही D3 कोठी है, जिसके तार जो है मानव अंगों की तस्करी से जोड़े जाते रहे हैं। यहीं से जो नाला जो है D3 से आगे D5 तक जाता है, और इस नाले की खुदाई में उस दौरान 700 से 800 मानव अंगों के टुकड़े जो है बरामद किए गए थे। उस दौरान निठारी से जो बच्चे गायब हो रहे थे, वैज्ञानिक जांच से साबित हुआ था कि 8 बच्चों के शव इसी नाले से बरामद किए गए। आपको बता दें, उस दौरान कोहली का जो बयान था वो भी उसकी रिहाई में, कोर्ट में छूटने में एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। सवाल उस दौरान ये उठ रहे थे कि जब आरोपी जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में थे, जब क्राइम जो है नोएडा में हुआ, तो आखिरकार सीबीआई ने कोहली का जो बयान है मजिस्ट्रेट के सामने वो दिल्ली जाकर क्यों कराया? ये एक कानूनी गलती साबित हुआ। यही कारण है कि पीड़ितों को ये लगता है, कोहली के उस बयान को वो याद करते हैं कि उन्हें इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। हमारे तो सब लोग से हम ही मरे, हमारे बच्चे भी गए, पैसा भी लगा के बैठ गए, बदनामी भी लेके चल रहे हैं। ये तो इतने बड़े कातिल है कि इन्हें तो फांसी लगती, वो भी कम ही। देखिए, ये तो सिस्टम की कमी है। अब जहाँ तक दोबारा रीट्रायल की बात है, सीबीआई की फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मेरे ख्याल से करोड़ों रुपया देश का बर्बाद हुआ है,
200-300 करोड़ रुपया बर्बाद किया इन्होंने इस टोटल मामले में 19 साल के अंदर में, इससे ज़्यादा ही हुआ होगा। तो वो सब तो देश की हानि है। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक इंसाफ की बात है, मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें रीट्रायल का किसी प्रकार से, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ही इसके अंदर में जो है पूरे एविडेंसेस अप्रिशिएट करने के बाद में इन्होंने छोड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट रीट्रायल की इसमें परमिशन नहीं देगी या ऑर्डर नहीं करेगी। और दूसरा, उन लोगों का भी इच्छा शक्ति इतनी अधिक अब नहीं रह गई है पीड़ितों में कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इस बारे में खटखटा सकें। जहाँ तक राष्ट्रपति महोदय का सवाल है, उनके अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक कहना चाहिए कि लाइबिलिटी राइट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अंधा केस ही बनकर रह जाएगा, ब्लाइंड केस, जैसा कि आरुषि के मामले में भी ऐसा हुआ था कि आज तक नहीं पता लग पाया था कि उसका कातिल कौन था। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा कि उन 19 बच्चों को मारने वाला कातिल कौन। वो बच्चे जो विक्टिम थे वो भी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत थे। और यदि किसी के दिमाग में ये बात है जो नॉर्मल है कि साहब ये पंडित तो बड़ा आदमी था, वो छूट गया, बेचारा नौकर फंस गया, यदि इसके आधार पे गरीब अमीर माने प्रिविलेज पर्सन इस टाइप के हिसाब से यदि कन्विक्शन होने लगे तो उन जो विक्टिम्स हैं वो तो उनसे भी ज्यादा जो है अंडर प्रिविलेज थे। वो बच्चे बाहर से आए हुए घर में उनकी नौकरी करती हैं, माँ बाप झाड़ू पोछा लगाते हैं, उनके बच्चे थे। उनके साथ क्या, उनका न्याय का क्या हुआ? उसके लिए तो कुछ करना चाहिए था ना, या उसके लिए कुछ होना चाहिए ना कि किसने मारा उनको। तो ये तो एक पूरे सिस्टम पर सवाल है, हम सब उसका भाग है, हिस्सा है। उन जो विक्टिम्स है वो हमेशा कटघरे में हमको रख सकते हैं कि फिर इतना सारा खर्चा, इतना सारा ये, इतना सारा वो, किस बात के लिए जब आप कहीं नहीं रहे किसने मारा। तो उनका तो प्रश्न रहेगा और हम समझेंगे हमारा इसको। सबको सुनने के बाद लगता है कि सब अपनी जगह सही है, लेकिन फिर सवाल यही है कि पीड़ितों को इंसाफ क्यों नहीं मिला। कि हम केस का ट्रायल इतना लिंगर ऑन करते हैं कि क्राइम हुआ 2006 में, उसके 19 साल के बाद जब आप डिसाइड करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागज एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास रखा हुआ है, उसको जो हैंडल कर रहा है वो आदमी, उसने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है, उसको वो कागज ढूंढना, वो देना, उस सब में थोड़े से लैप्सेस हो सकते हैं, हो सकता है उसको इतना इंटरेस्ट नहीं हो। इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है। और जब हम, जैसे कि माननीय राजीव गांधी मर्डर केस हुआ था, उसके बाद एक एजेंसी अलग से बना दी गई थी कि सारे एविडेंस को एक जगह रख के एक एसपी के अंडर, ताकि जब कभी जरूरत पड़े इस एविडेंसेस को देखा जा सके। तो इस और जरूरत है कि जो पुराने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया था उनको बुलाया जा सकता था, उनको जो है प्रोसिक्यूशन में हेल्प ली जा सकती थी यदि कोई चैलेंजेस कहीं दिख रहे थे तो। बट ये तो एक चीज है कि आपने मांगा, हमने आज नहीं कागज कल दे दिया, परसों दे दिया, चौथे दे दिया। बट सवाल यहाँ पे ये है कि इट्स नॉट ए सिंगल केस, ये एक ग्रुप ऑफ केसेस एक सेट ऑफ एविडेंस के साथ एक एक्यूज्ड के खिलाफ है, जिसमें इतने सारे जजों ने अपने दिमाग लगाए, इतने सारे वकीलों ने दिमाग लगाए, सबने ओपन कोर्ट में आर्ग्यू किया, सब कुछ दिया और अभी तक वो ठीक था। एंड ऑल ऑफ ए सडन जो है वो एविडेंस खराब हो गया इतने सालों बाद। वही एविडेंस को आप कह रहे हो कि आपने ऑर्गन ट्रेड क्यों नहीं देखा, आपने उसको काटने का, ऐसा एक सिंपल सा आदमी जो है बॉडी कैसे काट सकता है? काट सकता है, तभी तो हमने तो उसको एविडेंस दिया कि वो काट सकता है। ऑर्गन ट्रेड तब देखने की जरूरत नहीं थी। जिस एविडेंस को आप कह रहे हो कि उसको वहाँ पे क्यों 164 कराया, हम आपसे बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आप अलाउ करती है, कानून अलाउ करती है, हमने अलाउ करके वहाँ पे उसका कन्फेशन कराया। जो लिमिटेड सुविधाएं जितनी नोएडा पुलिस पे थी वो सब उसके दायरे में हम लोग काम कर रहे थे। और उसी दौरान इतना जब लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू खड़ा हो गया कि चार सिपाही और 2 हम लोगों के अलावा कोई स्पेयर ही नहीं हो पाता था लॉ एंड ऑर्डर पर। हम ही लोग पूछताछ करते थे, फिर शाम को कप्तान को बताते थे, कप्तान आगे फीड करते जैसे भी थे। इन्वेस्टिगेशन तो उस दौरान प्रॉपर होना बड़ा मुश्किल था। डेफिनेटली देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जितनी भी एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनको स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। उसमें पॉलिटिकल या किसी प्रकार का इंटरफेरेंस थोड़ा ठीक नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो लोग आए वो लोग कैलिबर वाले लोग हों, जिनको इन्वेस्टिगेशन करना आता है और गहराई से करें। अगर उनका इनकम्प्लीट नॉलेज या किसी भी कारण से या इंटेंशनली ऐसा रहेगा
तो इसमें सबसे बड़ी बात मेरा कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मजबूत करने की बात है। साइंटिफिकली उनको एक ट्रेनिंग की जरूरत है, जिससे कि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो, कम से कम सफिशिएंट मटेरियल वो कलेक्ट कर सके, जिसके आधार पे कोर्ट के अंदर वो अपने पक्ष को मजबूती में रख करके सजा करा सके। अपने आप में बहुत ही सेटिस्फाइड थे कि ठीक है, हमने ठीक काम किया। अब कोर्ट जाने, वकील जाने, डिफेंस काउंसिल वाले जाने, और वो कानून का मामला है, कानून जाने। निठारी केस में पीड़ित बार बार कहते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला क्योंकि वो गरीब हैं। पीड़ितों का ये दावा है कि आरोपी पावर और पैसे की वजह से बच गया। आरोपी के वकील कहते हैं कि उनके क्लाइंट निर्दोष थे, जांच एजेंसी ने गलत तरीके से फंसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की जांच को गलत माना और जिन पर जांच की जिम्मेदारी थी वो कहते हैं कि जांच तो सही थी, लेकिन सिस्टम की कमी की वजह से निठारी के पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। अब सवाल यह है कि देश में ऐसा सिस्टम कब तैयार होगा जिसमें निठारी रिपीट ना हो, हर केस में अपराधी की पहचान हो और उसे सजा मिले। नो वन किल्ड जेसिका, नो वन किल्ड आरुषि और नो वन किल्ड निठारी किड्स जैसे शब्द फिर ना सुनाई पड़े।